हाँ जी। क्या हाल चाल भाई लोगों। तो करते हैं जी आज का। सर नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते भाई लोगों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। कैसे हैं आप सभी लोग। सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स क्या बनाने हैं। फोटोकॉपी निकाल लो इसकी, फोटोकॉपी निकलवा लो। और अगर लिखना है तो पूरा लिख के बना लो, अगर टाइम है उतना तो, नहीं तो फोटोकॉपी निकाल लो। सर अग्नि बैच की वो कैब वाली क्लास संकल्प में डलवा दो प्लीज। अग्नि बैच की क्यों डलवानी है, वो तो मैं खुद ही कर दूंगा। है भाई, तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से और कंटेंट उसमें ऐड करके तब दूंगा मैं। चलो भाई, आ जाओ पूरे जोश में। करते हैं शुरू, लेके प्रभु का नाम। जैकेट में थोड़ा सा जोश नहीं आ रहा था इसलिए। अब ये मत कहना ठंड नहीं लग रही क्या सर, वो कमरा बंद है ये, तो इसमें हवा इतनी आती नहीं है इसीलिए। अब थोड़ा पढ़ाऊंगा मेरी बॉडी चलेगी तो फिर इसलिए थोड़ा नहीं लगेगा, हाँ पढ़ाने के बाद लगेगी, तब मैं फिर कब पहन लूंगा। तो भैया चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस चैप्टर को मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि टेंस का इसमें का जो रोल है वो इन्वॉल्वमेंट होता है टेंस का, तो इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर साथ के साथ उठा लिया हमने, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम 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 प्रणाम। बैच में एडमिशन्स बंद हो गए हैं क्या, ना अभी नहीं हुए हैं, अभी तो चल रहे हैं। एनडी एग्जाम तक हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बॉडी दिखा रहे हो, ना ना ना, मैं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी अब तो सूख गई है तो दिखाने लायक बची नहीं है। वो जैकेट में थोड़ा सा कंफर्टेबल सा नहीं आता ना, पढ़ाने में मजा सा नहीं आता, वो खिंची रहती है। सर्दी लग जाएगी ना, अभी नहीं लगेगी, ये कमरा बंद है तो इसलिए अभी नहीं लगेगी। क्योंकि पढ़ाते टाइम पूरी मेरी एनर्जी वहां रहती है, तो मतलब जब हम काम करते हैं ना, तुम तो जैसे बैठे हो बाबूजी बन के, तो तुम्हें लगेगी। मैं घूमूंगा लिखूंगा पिक्चर बनाऊंगा तो मेरी बॉडी चलती रहेगी, तो मुझे थोड़ा नहीं लगेगी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। जय श्री राम भाई लोगों, जय श्री राम। चले भाई, अब तो हो गई दुआ सलाम सभी से। टेंस के बचे हुए क्वेश्चन नहीं, टेंस के बचे हुए क्वेश्चन अब लाइव नहीं होंगे, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं और वो आपको डाल दूंगा। तो उससे अब लाइव नहीं, लाइव में बहुत करा दिया। ठीक है, मैंने तो आज ही बैच लिया है। ठीक है, जिसने आप आज ही बैच लिया है या कल परसों लिया है, वो टेंस वाला चैप्टर छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करो, ये पहला चैप्टर मान के स्टार्ट करो। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी, वो बाद में बैकलॉग पूरा कर लेना। ठीक। आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अरे मेरे भाई, झूठी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। चलो, तो भाई चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। इन अ सेंटेंस द वर्ब शुड एग्री। अच्छा ये है क्या, इस डेफिनेशन को हिंदी में जो लिखा हुआ है, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है सब्जेक्ट। देखो, इसे छोड़ो, मैं तुम्हें पिक्चर में समझाता हूं। यहां आ जाओ, देखो। अगर कोई तुमसे पूछे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है,
इस चैप्टर में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, आराम से हो जाएगा, बस कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो ठीक ठाक है, बाकी तो तुम आराम से पकड़ लोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जैसे टेंस में आई थी। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का मतलब ये होता है जब किसी भी सब्जेक्ट, और तुम्हें पता है सब्जेक्ट का रोल या तो नाउन करता है या प्रोनाउन, जब किसी भी सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम जब वर्ब को एग्री कराते हैं, किसको एग्री कराते हैं, वर्ब को, तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। कभी भी ध्यान रखना सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। अगर तुमसे कोई कहे क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भी वर्ब नहीं लगती, हमेशा वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, ठीक है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपकी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। ठीक है भाई लोगों, सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार प्लूरल। यहां तक समझ में आता है। अब इसमें एक बात और ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम टेंस पढ़ के आए हुए हो। एक गलती जो कुछ बच्चे करते हैं, अक्सर मैंने उन्हें देखा है, वो क्या करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में कई बार आपको पता नहीं होता, वर्ब में आपको क्या लगाना होता है, एस या ई एस। किसके लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपको वर्ब में एस एस नहीं लगाना होता, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म ही लगानी होती है। अब ये वर्ब होती है प्लूरल, ठीक है। तो एस या एस का इस्तेमाल होता है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, और बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन नाउन में सिंगुलर प्लूरल बनाना अलग होता है। जैसे आप किसी बॉय का प्लूरल बना रहे हो तो बॉय का प्लूरल क्या बनेगा, बॉयज। अब यहां पर एस लगाते हैं हम प्लूरल बनाने के लिए, और अगर हमने गर्ल का प्लूरल बनाया तो गर्ल्स, तो ये हम क्या बना रहे हैं, प्लूरल, ठीक है। तो नाउन में उल्टा होता है, ठीक है। देखो नाउन में सिंगुलर का प्लूरल जब बनाते हो, सिंगुलर का प्लूरल तो लगाते हो एस या ई एस, सिंगुलर का प्लूरल बनाते हो तो क्या लगाते हो, एस या ई एस, क्या बनाने के लिए, प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस लगता है सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि नाउन में एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए, और वर्ब में एस लगता है सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है भाई। अब एक बात और सुन लो, नहीं तो फिर तुम गड़बड़ करोगे, और बड़ी बेहूदी सी गड़बड़ करते हो तुम, बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछते हो आसान आसान से। देखो ये गड़बड़ क्या करते हो तुम लोग, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, एस या एस नहीं लगता, ठीक है। और ही, शी, इट, ठीक है, ही, शी, इट, इन सब के साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो तुम लोग क्या करते हो, आई और वी के साथ भी एस एस लगाते हो, नहीं एस एस नहीं लगेगा, सिर्फ बेस फॉर्म लगेगी। ये वो बेसिक नॉलेज है जो टेंस में पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करवा रहा हूं एक बार, कभी बाद में कोई हरकत करो, ठीक है। तो ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, मैंने एक बेसिक सी बात बताई है। तो अब तुम्हें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नोट्स में चाहो तो लिख लेना। इस पूरे का यही मतलब है कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि ये रहा, सब्जेक्ट अगर तुम्हारा सिंगुलर है तो मेरे भाई वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। और इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं समझाने के लिए आपको। देखो पहला एग्जाम्पल, रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रोहन के हिसाब से हमने वर्ब कैसी लगा दी, सिंगुलर लगा दी। चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, ये लिखा भी है ब्रैकेट में, तो ये वर्ब कैसी लगा दी, प्लूरल। दे प्लूरल है
तो इसीलिए वर्ब कैसी लगा दी हमने, प्लूरल। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। पॉइंट टू रिमेंबर, ये बात बहुत काम की है, क्या है कि द वर्ब ऑलवेज फॉलोज द मेन सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, मेन सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है, किसके अनुसार आती है, मेन सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल, यार ये पहला ही गलत वो लिख दिया इसमें, पूरा ढंग से मैं इसको पूरा लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे ना एक सब्जेक्ट छोड़ दिया है, इज ऑब्लिक आर, इससे पहले है द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन इज ऑब्लिक आर द मेन कॉज ऑफ कंसर्न। कैंसर नहीं है ये, कंसर्न है, CONCERN। कंसर्न मतलब चिंता का विषय। तो चिंता का विषय कौन है, बच्चे। अब बच्चे यहां पर कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। बच्चे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो आंसर इसका क्या होगा, द चिल्ड्रन आर। ये नोट्स में PDF में करेक्शन होकर मिल जाएगी तुम लोगों को। ठीक है, ये मत सोचना कि यहां गलत है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब समझो, वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अब तुम कहोगे सर मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, मेन सब्जेक्ट का मतलब समझना पहले क्या है। मेन सब्जेक्ट का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा, द फादर ऑफ, द फादर ऑफ मोहित एंड रवि इज ऑब्लिग आर गोइंग टू दिल्ली। अब इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इतना लंबा लिखा होता है हमें तो सब कुछ सब्जेक्ट ही नजर आता है, लेकिन पूरा सब्जेक्ट नहीं होता। ये ऑफ क्या है यहां पर, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, ये नाउन क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट का काम। प्रेपोजिशन के पीछे जो कुछ भी आता है वो ऑब्जेक्ट का रोल निभाता है। तो इसको सब्जेक्ट मत मानना कभी, या मोहित और रवि को प्लूरल मान बैठो। सब्जेक्ट का काम यहां पर करेंगे फादर, जो कि अपने आप में कैसा है, सिंगुलर। तो मेरे भाई फादर के हिसाब से यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इज। बस ये वो समझाना चाह रहा है, क्योंकि बच्चे पता नहीं इतना लंबा लिखा रहता है, उन्हें पता ही नहीं चलता सब्जेक्ट कौन है। भाई सब्जेक्ट निकालना भी सीखो, मेन सब्जेक्ट क्या है। ये नहीं कि जितना लिखा है वो सारा ही सब्जेक्ट, हर कुछ सब्जेक्ट नहीं होता। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो ये है, फादर। ऐसे निकालना सीखो। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में, बताओ सब्जेक्ट कौन है, पढ़ के बताओ सामने से, कौन है सब्जेक्ट का रोल जो निभा रहा है। चलो जल्दी बताओ। बताओ भाई बताओ। मेरी, क्या बात है। देखो, बस ऐसे ही पढ़ते चलो। ये ऑफ जो दिखाई दे रहा है ना आपको, यहां पर ऑफ क्या है, ऑफ है मेरे भाई लोगों प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन। तो वो किसका रोल निभा रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, क्वालिटी। क्वालिटी कैसा नाउन है, सिंगुलर। क्वालिटी का प्लूरल क्या होगा, क्वालिटीज। तो क्वालिटी सिंगुलर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज। बस ऐसे प्यार से निकालते चलो, फिर टफ क्वेश्चन भी आराम से होने लग जाएंगे तुमसे। लो जी, अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा बड़ा सा आ गया, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। इसमें ढूंढो, जिस बच्चे ने भी ढंग से बता दिया ना सब्जेक्ट ये है एक्चुअल में, उसी को सैल्यूट मारूंगा अभी। बताओ दिमाग लगा के, इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, फाइनल आधे क्लास।
सर कल की पीडीएफ वाली नहीं डाली है, दोनों पीडीएफ सेम डाली हैं, क्लास 15 और 16। नहीं नहीं, देख लेंगे, अभी चेक कर लेंगे। एक सेकंड अभी रखो। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, देखो कैसे निकालोगे पेपर में। ये ऑफ क्या दिखाई दे रहा है, प्रेपोजिशन। अब इस प्रेपोजिशन के बाद डिसीजन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। टेकन बाय, जो लिया गया, फिर से बाय क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन हुआ, देखो वेरियस तो एडजेक्टिव है, और वेरियस विशेषता बता रहा है नाउन की। कॉन्सिक्वेंसेज, देखिए कॉन्सिक्वेंस होता है एक परिणाम, बहुत सारे परिणाम हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये हो गया प्लूरल नाउन। तो इसका मतलब सब्जेक्ट इसमें कौन हुआ, कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम, यू यू ई एन सी एस, कॉन्सिक्वेंसेज के अनुसार हम क्या लगा देंगे, वर। किस किस का यही आंसर था, सही बताना ईमानदारी से बेटे। अगले क्वेश्चन में बताओ सब्जेक्ट कौन है। नितेश, एकता आनंद, आकाश, रुचिका, रुखसर, नितिन, नीरज, कुशाग्र, नैना, प्रहलाद, डिम्पी, सौरभ, अजय, सुश्रीन, अजय सिंह, देसराज, विपेंद्र यादव का भी ठीक है, विवेक तोमर का भी कॉन्सिक्वेंसेस लिखा है, और चिंटू जी का भी सही है। ओके ओके, सत्यम सही है भाई। चलो सब, ज्योति, चलो जी, सबके लिए मेरी तरफ से सैल्यूट। अगला क्वेश्चन बताओ, बेहतरीन, मजा आ गया बात में। अगला क्वेश्चन, द अपील ऑफ द, देखो इस सेंटेंस में देखो, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपने पीछे विक्टिम्स क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पीड़ितों की अपील, टू ट्रांसफर, देखो टू प्लस वी1 जब भी आता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। किसकी अपील, ट्रांसफर करने की अपील। क्या ट्रांसफर करने की अपील, तो ये है वर्ब, वर्ब के पीछे भी ऑब्जेक्ट आता है, तो ट्रांसफर व्हाट, केसेस, तो ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। रिलेटेड टू, किससे संबंधित, दंगों से, अभी हो गया नाउन। तो टू के पीछे अगर नाउन आता है तो टू प्रेपोजिशन है, टू के पीछे वर्ब आता है तो टू इन्फिनेटिव है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फिर टू के बाद सम आ गया एडजेक्टिव, अदर स्टेट्स ही हो गया नाउन, तो ये भी हो जाएगा प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के पीछे ये भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, अपील, और अपील को ही क्या किया गया, एक्सेप्ट। तो अपील यहां पर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज। बताओ तुम्हारा आंसर क्या है, अपील 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 अपील। बहुत बढ़िया भाई, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5, बताओ कौन सी वर्ब आएगी, बिगिंस या बिगिन, और उसका सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, बताओ जल्दी से। ऐसी चलोगे ना तो तुम खतरनाक हो जाओगे बहुत जल्दी। लो भाई, देखते हैं किस किसने पकड़ा इसमें। फ्लावर्स, सबसे पहले है फूल, फ्लावर का प्लूरल फ्लावर्स, प्लूरल नाउन। दैट आर जस्ट पिक्ड, जिनको भी तोड़ा गया है, तो ये आर किसके अनुसार आया, फूलों के अनुसार। इसके हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा नाउन प्रोनाउन वैसे ही वर्ब, तो ये जो आर आया है वो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। फूल जो अभी अभी तोड़े गए हैं वो सड़ने लग जाएंगे 15 सेकंड में। कौन सड़ने लग जाएगा, फूल सड़ने लग जाएंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग तो आर आया है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब आएगी। बिगिन में ऐसी ये मत लगाना, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता। कमेंट में देखता हूं किस किस ने यही बताया, बिगिन 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 बिगिंस। एकता, नहीं गलत है,
देखो मैंने कहा ना, दो चार बच्चे ऐसे हो ही जाते हैं बेटा। एक था डिम्पी, तुम्हारा भी गलत है। बिगिन में एस कैसे लगा दोगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस ए एस नहीं लगता। एस ए एस तो अभी तो सिखाया था, वर्ब में एस ए एस तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 का बताओ जल्दी से। 6 में सब्जेक्ट बताओ कौन है? आस्था, तुम्हारा भी गलत। यार ये लड़के को क्या हो रखा है भाई, तुम सारे गलत दे रहे हो। बिगिन 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 बिगिन, चंदर, दीपेंद्र, सोनम गुप्ता का सही है। कोमल का भी सही है। सचिन यादव का भी सही है। खुशी का भी सही है। दीपेश्वर पांडे का भी सही है। अमजद खान का भी सही है। सौरभ राजपूत का भी सही है। सचिन यादव का भी। बहुत बढ़िया। 6 वाले में सब्जेक्ट मुझे अभी तक नहीं बताया किसी ने भी, एक ने भी बताया। नॉर्दर्न फ्रंटियर सब्जेक्ट है। कान के नीचे मारूंगा, सब्जेक्ट है। देख बेटे, यही तो खेल है इस क्वेश्चन का। देखो, अलोंग, अलोंग क्या होती है? प्रेपोजिशन। अलोंग, अक्रॉस, थ्रो, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो नॉर्दर्न फ्रंटियर किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। ये किसका काम करेगा? इंडिया, ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट बताओ कौन है? सब्जेक्ट है बेटे, इस बार उल्टा करके लिख दिया यहां पर। ये है प्लूरल नाउन। हिमालयाज हमेशा के लिए याद कर लो, प्लूरल नाउन होता है। तो इसका उल्टा आंसर आएगा यहां पर आर। देखा गूगली, ऐसे भी आते हैं पेपर में, फंस जाते हैं क्वेश्चन। रविंद्र शुक्ला ने सही पकड़ा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। सचिन का भी सही है। विवेक चहर का भी सही है। उज्जवल का भी सही है। एकता का इस बार सही है। गुलशन का भी सही है। गोलू का भी सही है। साहिल भड़ाना, दोबारा बताओ। अबे भाई दोबारा क्या बताना है, देख। अलोंग जो है वो प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के पीछे जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। प्रपोजिशन के पीछे जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। तो इसका सॉरी, ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? हिमालयास। बस तुम्हारे दिमाग में इस बार इसलिए खिचड़ी पक गई, बोला यार यहां से तो सब्जेक्ट ढूंढते नहीं, कभी कभी सब्जेक्ट बाद में भी लिखा रहता है, ऐसे कई टाइप आएंगे इसमें। तो इसीलिए तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ताकि पेपर में आप रटे रटा के ना जाके हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा। कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो बाद में भी आता है, रिवर्स करके भी लिख देगा। तो अब तुम अवेयर रहोगे इस चीज से, ठीक है। तो ये था इसमें। लो भाई, 7 के बारे में बताओ जरा। द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न। चिंता का विषय टाइगर नहीं है, फुल स्टॉप। ठीक है जी। यहां जो इज आया वो टाइगर की वजह से आया है, लेकिन हमें यहां पूछा है दूसरे क्लॉज में। वहां पर 12 सींगा भी हैं। कौन है 12 सींगा? हाइनाज। तो अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है? हाइनाज। बहुत सारे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आर। ठीक है। एक कह रहा देयर के अकॉर्डिंग आएगा, मेरे मेरे मुन्ना देयर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। अब मेरी बात सुन लेना, सबसे पहला टाइप मैं देयर का ही पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि ये लास्ट एग्जांपल था। नहीं तो तुम सोचोगे देयर के अकॉर्डिंग इज देयर इज हाइनास टू, देयर आर हाइनास टू। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं देयर का कॉन्सेप्ट आज। सबसे पहले ये टाइप 1 तो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि अब तुमने ये गलत कर दिया, तो मैं सबसे पहले देयर से ही शुरुआत करूंगा आज। और तुम्हारे अंदर आज मैं देयर ही उतार के छोड़ूंगा। तो देयर का कॉन्सेप्ट देख लेता हूं कहां पर है, कौन से नंबर पर है देयर का कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है देयर तुमसे। अरे भैया कहाँ गया देयर? देखना रे पीडीएफ में देयर कौन से नंबर पे। हम्म, लास्ट में नहीं है बे, स्टार्टिंग में ही है, डोंट पीडीएफ में।
ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। लो जी, कॉन्सेप्ट ऑफ देयर। चलो भाई लोगों, देयर का कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर करते हैं सबसे पहले। आपने तो बताया था कि प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। हाँ बताया था, बिल्कुल सही बताया था, नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है जी। चलो भाई लोगों, सबसे पहले तो मैं तुम्हें पढ़ देता हूं। इफ देयर इज यूज्ड आफ्टर ए वर्ब and also it qualifies the verb, then it is used as adverb of place. But if there is used in the beginning of a sentence, it is called dummy subject, then the verb is used according to the noun or pronoun given after it. मुझे नहीं लगता किसी के यहां तक समझ में भी आया हो, दो चार को छोड़ के। हिंदी में देखते हैं, यदि किसी वाक्य में देयर का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हुआ हो तो देयर को डमी सब्जेक्ट कहा जाता है और इसके बाद आने वाली वर्ब को नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करती है। लेकिन यदि देयर का प्रयोग वर्ब के बाद किया गया हो तो उस समय पर एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है। स्ट्रक्चर है ये। मुझे नहीं लगता 50% को छोड़कर अभी भी किसी के समझ में आया होगा। लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो अब समझ में ना आए किसी को। सुनो मेरे बच्चों ध्यान से, बहुत काम की बात है। जो ये देयर होता है ना, ये दो तरीके से, पिक्चर मेथड तो ऐसा मेथड है सब कुछ खल्लास कर देता है। ये डमी सब्जेक्ट के रूप में भी कहलाता है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी काम करता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे मैंने आपसे कहा पहला सेंटेंस, आई एम गोइंग देयर, मैं जा रहा हूं वहां। तो देयर का यहां मतलब क्या है? वहां। तो ये क्या कहलाएगा इस समय पर? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। ठीक है जी। इस समय पर जो आई है वो सब्जेक्ट है और आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लग गई? एम। लेकिन देयर सब्जेक्ट नहीं है। देयर किसकी विशेषता बता रहा है? गोइंग। गोइंग, जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? वहां जा रहा हूं। तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो जब भी किसी वर्ब के बाद देयर आएगा तो उस समय पर वो एडवर्ब ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसको क्वालिफाई कर रहा होगा वर्ब को। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। अब आता है जब सेंटेंस के शुरुआत में देयर आएगा। जैसे थोड़ा सा नीचे बैठ के लिख देता हूं। देखो, अगर सपोज करो मैंने इसे देयर से स्टार्ट किया, मैंने कहा देयर वॉज अ किंग, तो इसका हिंदी अर्थ ये नहीं है कि वहां एक राजा था। कभी तुम बोलो कि यहां पर देयर का जो मतलब है ये वहां, वहां नहीं है, बस इसका मतलब है एक राजा था। ये वहां का मीनिंग तब देता है जब वर्ब के बाद आता है। तो फिर सर ये क्या है? ये डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये सिर्फ डमी है। तो आप कहोगे ये वॉज किसके अकॉर्डिंग आया? ये किंग के अकॉर्डिंग आया। देयर वॉज अ किंग। अगर सपोज करो मैंने एग्जाम्पल दूसरा बना दिया, ये लीजिए एक और एग्जाम्पल। अब मैंने कहा कि देयर से स्टार्ट करो और मैंने कहा देयर वर टू बॉयज। तो कितने लड़के थे? दो लड़के थे, तो इसके हिसाब से हो जाएगा वर। अगर मैं कहूं एक लड़का था तो देयर वॉज अ बॉय। लो इसको भी लिख देता हूं, देयर वॉज अ बॉय। ये आ गया इसके अनुसार। तो देखो, जब भी देयर से शुरुआत करोगे वाक्य की, जब भी वाक्य की शुरुआत देयर से होगी तो ये डमी होगा। डमी, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, और ना ही ये अपने अकॉर्डिंग वर्ब लगाता। अगर वर्ब लगाता तो यहां देयर के अकॉर्डिंग वर, यहां देयर के अकॉर्डिंग वॉज ना आता। बॉय के अकॉर्डिंग वॉज, बॉयज के अकॉर्डिंग वर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब देयर सेंटेंस के शुरुआत में होता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप लोगों से, ये समझ में आपको आ गया होगा। एक सेंटेंस है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, और इसका हिंदी अर्थ क्या है ये भी बताओ। ये जो इज आया है वो किसके अनुसार आया है?
दूसरा, देयर वॉज अ लो, अब मुझे बताओ दोनों सेंटेंस में यहां पर वर किसके अकॉर्डिंग आया है और यहां पर इज किसके अकॉर्डिंग आया है? अब बुक के अकॉर्डिंग। वेरी नाइस। ऑन प्रेपोजिशन है, इसके बाद टेबल किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? जल्दी बता दो फटाफट। बुक सब्जेक्ट का काम करेगा और इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा इज। देयर इज अ बुक। और इसका हिंदी अर्थ पता क्या है? इसका हिंदी अर्थ है कि टेबल पर एक किताब है। वहां नहीं कहना, वहां नहीं कहना, ये वहां कुछ नहीं है। ये क्या कहलाएगा? डमी। ये डमी है भाई साहब। ठीक है, ये क्या है भाई साहब? डमी है। ठीक है जी। अब दूसरे वाले में जो वर आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है? टू ब्यूटीफुल गर्ल्स के अकॉर्डिंग वर आया है। और यहां क्लास क्या हो जाएगा? इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्लास। आया समझ में? चलें, अब सबको समझ में आ गया ना पिक्चर मेथड से? अब तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इस पिक्चर में देखो क्या लिखा है कि देयर से जब सेंटेंस शुरू होता है तो इसे डमी कहते हैं। और ये जो वर्ब होती है ये नाउन या इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। ठीक है, ये सब्जेक्ट का रोल निभाता है। ये चालाकी है इसके अंदर। लो जी, पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में अब मेरा खेल हो गया भाई खत्म। अब तुम्हारा काम है, शुरू हो जाओ जल्दी से फटाफट। हाँ, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कह सकते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक गिलास पानी और लियो। शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। देखो भाई लोगों, कुछ बच्चे तो बहुत ही खतरनाक हो रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट हमें पता है ये तो डमी है। और अगर ये डमी है तो इसमें सब्जेक्ट पता है कौन है? मैनी स्टूडेंट्स। मैनी स्टूडेंट्स अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। अब ये प्लूरल है तो यहां पर आ जाएगा आंसर वर। लेकिन इस बार यहां पर भी वर आएगा। क्यों? क्योंकि ये है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा आपका एंटीसीडेंट होता है, जैसा आपका नाउन या प्रोनाउन होता है, वैसी ही आगे वर्ब आती है। तो इसका मतलब टॉयलिंग अवे मतलब मेहनत करना। तो मेहनत भी कौन कितने कर रहे हैं? काफी सारे। तो ये भी आंसर हो जाएगा वर। ठीक है जी। दूसरा, देयर हैज ऑब्लिक हैव बीन अ ग्रेट स्लम्प। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? अ ग्रेट स्लम्प। एक भारी गिरावट। स्लम्प का मतलब होता है गिरावट। लेकिन कितनी गिरावट? एक। आ मतलब सिंगुलर। तो ये है सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हैज। देयर हैज बीन अ ग्रेट स्लम्प। दोनों दोनों बातें क्लियर हो गई सभी को? पहले में वर और दूसरे में हैज। स्लम्प के लिए हैज। शाबाश। गुंजन राजपूत, वर। हाँ वर ठीक है, बिल्कुल सही है। वर और हैज। क्या बात है भाई साहब, खतरनाक।
ठीक है जी। देयर हैज बीन अ ग्रेट स्लम, एक भारी गिरावट आई है इन इंडियन इकोनॉमी जब से कोविड 19 फैला था। याद है ये सिंस वाला कॉन्सेप्ट जो कराया था आपको टेंस में, तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस वाले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट। और ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड, तेजी से फैलना। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ जल्दी से, मैं देखना चाहता हूं। कुछ तो इसमें पक्का गड़बड़ करेंगे, 2% तो 4% तो ऐसे होंगे जो इसमें गड़बड़ करेंगे ही ऐसे यस लगाने में। सर आप संकल्प बैच में शायरी नहीं सुनाते हो। शायर बनने को रहनी दो, क्या सुन, क्या क्या शायरी सुनोगे यार। देयर अपीयर ऑब्लिक अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस न्यू प्रोजेक्ट। देखो, ये तो भाई साहब डी फॉर डमी हो गए, आगे बढ़ो। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अब इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बेटा अ नंबर ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। तो कितनी प्रॉब्लम्स? बहुत सारी। तो आपका नाउन कैसा हो गया? सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब में एस एस नहीं लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा अपीयर। अब मैं देखना चाहता हूं किसने अपीयर में एस लगाया है। एक दो ने तो ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये नाम नाम नाम, हो बहुत तेज जा रहे हैं कमेंट्स। भाई कम से कम 3 4 हैं अभी भी ऐसे निकम में, बस मेरी पकड़ से बाहर हो रखे हैं। नहीं है 3 4 अभी भी ऐसे। लो जी, बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में, फटाफट आंसर दो क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो 4, देयर वॉज ऑब्लिक वर अ सडन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अमन। अमन के बिहेवियर में अचानक से एक बदलाव आया। कितना बदलाव आया? एक बदलाव आया। तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया, अ सडन चेंज। और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या आएगा? वॉज। तो देयर वॉज अ सडन चेंज। ही वॉज इन मेलंकली दैट डे, उस दिन वो मेलंकली में था। मेलंकली क्या होता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि निराशा। मेलंकली इज डिप्रेशन। सर अगर अ नंबर की जगह द नंबर होता तो फिर द नंबर का सिखाते आपको। ये क्लियर हो गया यहां तक सभी को? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट हुआ होगा। ये देयर वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए आपको कवर करवा दिया, ठीक है भाई लोगों। लेकिन क्योंकि बीच में देयर का केस उठ गया था तो इसीलिए मैंने आपको ये करवा दिया है। लेकिन अभी अभी आपने अ नंबर का केस पूछा कि सर अगर अ नंबर की जगह द नंबर होता, तो मैं एक काम करता हूं जोड़ देता हूं इसी से, तो अगला टाइप करा देता हूं टाइप 9। ये मत सोचना सर वो पहले वाले छूट गए, टाइप वाइज हैं तो सारे ही होंगे, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन जिक्र उसका उठाया तो उसी को उठा देते हैं। अब टॉपिक है अ नंबर ऑफ, तो ध्यान से सुनो पहले तो। कभी भी अ नंबर ऑफ का मतलब एक नंबर नहीं होता। अ नंबर ऑफ अगर तुमसे कोई पूछे कि अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मैनी। अ नंबर ऑफ कह दे, ठीक है, या अ लार्ज नंबर ऑफ कह दे तो उसका मतलब भी होता है मैनी, या अ ग्रेट नंबर ऑफ कह दे, अ ग्रेट नंबर ऑफ कह दे, इन सब का अर्थ होता है मैनी। अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इन सब का अर्थ होता है मैनी। तो जब इन सब का अर्थ मैनी होता है तो मेरे भाई मैनी का मतलब क्या है? बहुत सारे। और बहुत सारे का मतलब है कि आपकी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये तो हो गया अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है। मेलंकली बेटा नाउन है वहां पर, ठीक है। ये हो गया अ नंबर ऑफ। लेकिन सारा खेल होता है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक निश्चित संख्या। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। यहां पर आपसे एक संख्या पूछ रहा होता है, इसीलिए द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। अब ये देखो इसको कैसे पचाओगे तुम लोग, ये देखो। सपोज करो किसी ने पूछा हाँ भाई क्लास में कितने स्टूडेंट थे, तो एक तरीका तो ये कहता था बहुत सारे स्टूडेंट थे। बहुत सारे का मतलब
मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं कक्षा में, तो इसको कितने तरीके से कह सकते हो? देखो, पहला तरीका, या तो इसे तुम कह दो मैनी, या आप इसे, या तो इसे मैनी कह दो, या इसे कह दो अ नंबर ऑफ, बात एक ही है। या इसे तुम कह दो अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, या इसे तुम कह दो अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। समझ रहे हो? इतने तरीके से कह सकते हो तुम्हें। कितने स्टूडेंट थे? मैनी, बहुत सारे। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, कितने भी तरीके से कह सकते हो। तो जब आप बहुत सारे कह रहे हो, इसका मतलब तो ऑब्वियस सी बात है, कैसी वर्ब आएगी इसके साथ? इन सब के साथ, इन सब के साथ वर्ब आएगी प्लूरल, प्लूरल वर्ब। समझ में आ गया? लेकिन उसने कहा कि यार चलो ठीक है, स्टूडेंट तो बहुत सारे थे, लेकिन ये बता, उन स्टूडेंट्स की एक संख्या भी तो होगी कोई ना कोई। भाई ये इतने सारे स्टूडेंट है क्लास में, एक बार तो तुमने नॉर्मली बोल दिया बिना किसी पर्टिकुलर संख्या के, बोला भाई बहुत सारे थे, बहुत सारे विद्यार्थी थे, प्लूरल हो गया। उसने कहा एक मुझे एग्जैक्ट नंबर बता, क्या है एग्जैक्ट नंबर? तो अब देखो, जब कभी भी आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर संख्या बोल देते हैं, एकमात्र पर्टिकुलर संख्या, एक निश्चित संख्या। पहले वाले में निश्चित संख्या नहीं बोली थी, इस बार आप निश्चित बोला। भाई क्या है? उसने कहा 348 बच्चे थे। अब जो ये 348 है ना, ये एक संख्या है। आपने क्या बताई? एक संख्या बताई कि भाई संख्या क्या है? 348 है। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं मेरे भाई लोगों? द नंबर। वो पर्टिकुलर नंबर क्या है? तो द नंबर ऑफ, ऑफ किसका? बहुत सारे का, तो इसीलिए नाउन प्लूरल होता है, क्योंकि ऑफ मतलब बहुत सारों का, लेकिन द नंबर कितना? एक नंबर। और एक नंबर के हिसाब से कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। मुझे नहीं लगता जीवन में इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कुछ हो सकता है। बताओ, आया समझ में? मजा आया? कमेंट में लिख के बताओ क्लियर है तो। सर मेरा सीआईएसएफ एएसआई का रिटर्न निकल गया है, आपकी कृपया से, थैंक यू सर। दीपेश्वर पांडे, भाई दीपेश्वर पांडे के लिए तालियां बजाओ आप भी मन से। ऐसे हमारे बच्चे संकल्प बैच से धड़ 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 एग्जाम निकलेंगे, और जिस जिस बच्चे का भी सिलेक्शन निकलता रहेगा ना, वो मुझे अपने फोटो वगैरह भेजते रहना, स्पेशली उसको अपनी तरफ से हर रिटर्न निकलने वाले बच्चे को गिफ्ट दूंगा। टी शर्ट भी देंगे उसे, संकल्प बैच के यूट्यूब पे उसकी वीडियो भी डलवाएंगे, ठीक है? मतलब पूरा क्रेडिट देंगे उस बच्चे को, ठीक है? और उसके लिए टी शर्ट भी देंगे। अभी मैं ट्रैक सूट भी बनवा रहा हूँ, जो भी रिटर्न पास किया करेगा उसे पूरी किट दिया करेंगे, ट्रैक सूट भी देंगे, ठीक है मेरे भाई? और एक स्पेशल अपनी तरफ से गिफ्ट भी बनवा रहा हूं मैं उन बच्चों के लिए, ठीक है? तो बस तुम यूं ही पढ़ते रहो, सिलेक्शन लेते रहो। जहर तरीका है सर आपका। चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, तेरे लिए क्लैपिंग बना बता बजा दी। लेकिन इस बच्चों ने बहुत तेजी से कमेंट चल चल रहे हैं, सारे बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं, प्रज्ञा, विवेक, है ना? सब क्लैपिंग कर रहे हैं। 2300 के 2300 बच्चे इस समय जो मुझे लाइव देख रहे हैं, सारे सब क्लैपिंग कर रहे हैं भाई, देखते रहिए। हम भी चाहते हैं कि कल सबका सिलेक्शन हो, एक दूसरे के लिए बस ऐसे ही क्लैपिंग करते रहो और आगे बढ़े, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। शाबाश मेरे शेरों। लो भाई लोगों, अगला क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन अब तुम्हारी शुरुआत हो गई है, ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। बताओ फटाफट जल्दी से, कौन कौन सी वर्ब आएगी पहले में, दूसरे में, तीसरे में? सर एनडी वालों को भी मिलेगा। जो भी कुछ दूंगा ना, पूरी किट बना के दूंगा, उसमें एक ट्रैक सूट, एक टी शर्ट, अंदर के लिए टी शर्ट, ऊपर के लिए अपर और लोअर ट्रैक सूट, प्लस एक मैं गिफ्ट बस बताऊंगा क्या दे रहा हूं, मैं तैयार करवा रहा हूं, ठीक है? क्या कहते हैं, भगवान राम का जो मंदिर है ना, वो उसका वुडन वो बन
वो मंगवा रहा हूँ मैं काफ़ी सारे, और भोलेनाथ के जो क्या कहते हैं वो भी मंगवा रहा हूँ। तो जिसको भगवान राम का वो चाहिए उसमें वो मिलेगा, जो भोलेनाथ का भक्त होगा उसको वो मिलेगा। तो पूरी एक किट बना के दिया करेंगे उस बच्चे को, ठीक है। बस सिलेक्शन लेते रहो, और भी उसमें सोच रहा हूँ कई चीज़ें, प्लस एक चॉकलेट बढ़िया वाली, और मेरे भी माइंड में चल रही हैं चीज़ें। जैसे ही जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा उस बच्चे को पूरा हम लोग प्रॉपर तरीके से उसका सम्मान करेंगे भाई, क्योंकि मेहनत का फल मिलना चाहिए। सर एक शायरी हो जाए। अच्छा भाई, इस नज़र से उसने देखा हमें, इस नज़र से उसने देखा हमें कि कोई और नज़र हमें ना भाई। इस नज़र से देखा उसने हमें, कोई और नज़र हमें ना भाई। ऐसी नज़र से उसने देखा हमें कि हमारी नज़र कहीं और न लग पाई। इस नज़र को कमबख्त न जाने क्या हुआ, इस नज़र को किसी और नज़र पर नज़र ना आई। थैंक यू। चलो भावना में मत बह जाना। अ नंबर ऑफ एमएनसीज, देखिए अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, और मैनी का मतलब क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। द नंबर मतलब एक संख्या, एक संख्या मतलब पर्टिकुलर नंबर पूछ रहा है तो सिंगुलर आ जाएगा, इज। अ नंबर ऑफ मतलब फिर से मैनी, मैनी, तो आंसर हो जाएगा हैव। चेक करो अपना आंसर। दिल पे मतलब दिल पे मतलब बेटा, दिल पे मतलब। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में बताओ जल्दी से। आज तो आपने दिल खुश कर दिया सर। चलो दिल खुश हो गया ना, अब जल्दी से आ जाओ। चलिए भाई, 4, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्टेट्स लाइक यूपी बिहार राजस्थान। तो द नंबर का मतलब है एक पर्टिकुलर संख्या, डेफिनेट पर्टिकुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज। फिर से द नंबर का मतलब है पर्टिकुलर, क्या आंसर हो जाएगा, इज। मैच करते हुए चलना अपना। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। लेकिन अब संजीव सर स्पेशल। अभी तक आपने पढ़ा कि जब द नंबर आता है ना तो द नंबर में सिंगुलर वर्ब आती है, बट इस बार तुम थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा इसमें। देखो, सबसे पहले आपको दिया होगा द नंबर ऑफ, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन, लेकिन बीच में इस बार जो चालाकी से आ गया ना, वो कौन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, क्योंकि यहां नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने उसी हिसाब से वर्ब लेता है। तो ये वाली जो वर्ब है मेरे भाई, ये तो होगी प्लूरल, ये ट्विस्ट है इसमें। और जो द नंबर के हिसाब से सिंगुलर आनी थी, वो ये वाली जो वर्ब है वो यहां पर आएगी सिंगुलर। मतलब समझो इसमें क्या खेल हो गया। द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आनी थी, बट चालाकी से उसने क्या कर दिया, रिलेटिव प्रोनाउन डाल दिया। रिलेटिव प्रोनाउन डालते ही, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल होता है, तो ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन जो है इस प्लूरल को प्लूरल वर्ब में कन्वर्ट कर देगा आगे। तो इस बार दो वर्ब आएंगी, फंस मत जाना कभी द नंबर देख के सिंगुलर लगा दो। एग्जाम्पल देखो कैसे, देखो, द नंबर ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की संख्या, कौन से प्लेयर्स, हु, जो इंजर्ड हुए थे। तो मेरे भाई ये बताओ इंजर्ड कौन हुए थे, पहले तो सबसे पहले ये बताओ। इंजर्ड नंबर नहीं हुआ था, इंजर्ड हुए थे प्लेयर्स। अब क्योंकि प्लेयर्स क्या है, अब कई बच्चे क्या है, सर ये तो प्रेपोजिशन, कई के दिल में आ गया होगा, अरे यार सर ने हमारी बात पकड़ ली, तो हम यही कहने वाले थे। देखो, प्रपोजिशन के बाद सर ये तो ऑब्जेक्ट है, माना ये प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन हु सब्जेक्ट होता है मेरे भाई, और रिलेटिव प्रोनाउन इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फिर वर्ब लगवाएगा। तो भले ही ये ऑब्जेक्ट हो, उसे छोड़ दो तुम यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। अब ये अगर प्लूरल है ना, तो यहां पर प्लूरल ही वर्ब आएगी, हु वर, कौन है ये हु, प्लेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ो, जो कि इंजर्ड थे इन द लास्ट टेस्ट मैच,
वॉज ऑब्लिक वर हाई। अब ये हाई बहुत ज्यादा क्या था, नंबर, तो द नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आनी है वो यहां पर आनी है। एक नंबर का क्वेश्चन है, दो वर्ब लगेंगी, इसके बीच में ये रिलेटिव प्रोनाउन ने खेल बिगाड़ दिया। ये बीच में आके कह रहा है भैया मैं तो इसके अकॉर्डिंग ये लगाऊंगा, और जो द नंबर है यहां पर ये वॉज। सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाया है, सेकंड वाला, थर्ड वाला। लगाओ दिमाग, जल्दी से बताओ कौन सा आएगा। पहले मुझे सेकंड वाले में कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं देखना चाहता हूं। बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ जी, अब देखूं जरा, मैं नाम पढ़ लेता हूं किस किसने सही दिया। देखो भाई लोग, द नंबर ऑफ द एथलीट्स हु, अब देखो हु से पहले कौन है यहां पर, एथलीट्स, तो जो क्या हुए थे, पार्टिसिपेट, तो पार्टिसिपेट नंबर ने नहीं किया, अब एथलीट्स ने किया, तो एथलीट के हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा, हैव। और वो नंबर क्या था, 650, तो द नंबर के हिसाब से आंसर यहां पर क्या होगा, सॉरी इज, आर नहीं इज, 640। फिर देखो द नंबर ऑफ टीचर्स, तो यहां पर हु से पहले टीचर्स, तो टीचर्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, वर, और द नंबर के हिसाब से आंसर क्या होगा, वॉज। हैव, इज, वर, वॉज, हैव एंड इज, वर वॉज, वर एंड वॉज। शाबाश। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये वाली चीज आपको, लास्ट एग्जांपल बताओ, फोर वाला, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मजा आया कि नहीं आया बात में आपको। ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ते बच्चे, जो मैंने स्पेशल वाला पढ़ाया, सिर्फ अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग ला, लेकिन ये बीच में जो ट्विस्ट है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन का, ये गड़बड़ कर देता है। चलो, द नंबर ऑफ द गर्ल्स, देखो यहां पर हु से पहले गर्ल्स रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग हैव हो जाएगा, लेकिन वो संख्या क्या थी, 350, तो द नंबर के हिसाब से। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कभी इसको गलत कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। लो जी, तो दो टाइप मैंने यहां पर खत्म कर दिया, आपके बेसिक भी खत्म हो गया, दो टाइप भी खत्म हो गए, ठीक है। अब हम टाइप करा रहे हैं आपको स्टार्टिंग से, बीच में मैंने उसलिए ले लिया क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो फिर मैंने स्टार्टिंग से कर लिया। सबसे पहले आ जाओ टाइप वन से। देखो भाई लोगों, टाइप वन क्या कहता है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यदि दो सब्जेक्ट एंड कंजक्शन से जोड़े जाएं तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। किसका, प्लूरल वर्ब का, लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। जैसे रमेश अलग है और महेश अलग है, दोनों अलग अलग आदमी है, तो प्लूरल होके जुड़ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। रमेश एंड महेश हैव ऑलवेज बीन एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है दुश्मन होना, एक दूसरे के दुश्मन है।
यू एंड आई। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, आई के हिसाब से एम लगा देंगे, लेकिन मेरे भाई जब ये एंड बीच में बैठा है तो ये इन दोनों को जोड़ेगा नहीं, और जोड़ेगा तो प्लूरल बना देगा, और प्लूरल बना देगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या होगा, आर होगा। ये गलती मत करना पेपर में। मोहित, रवि एंड शी, अब शी के हिसाब से इज मत लगाना क्योंकि ये तीनों है तो तीनों जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या होगा, आर। एल्यूमनी क्या होते हैं, एल्यूमनी होते हैं एक्स स्टूडेंट, जो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़े होते हैं उन्हें कहते हैं एल्यूमनी, एक्स स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होता है, किडनी का स्पेशलिस्ट, उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के स्पेशलिस्ट को, ठीक है। पीएम और उसके मंत्री, मंत्री अलग हो गया, पीएम अलग हो गया, तो ये जुड़ के प्लूरल हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। पूजा और आयशा ये दोनों अलग अलग लोग हैं तो प्लूरल होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। रोहन और उसका मेंटर, भाई रोहन अलग है उसका मेंटर अलग है तो ये जुड़ के प्लूरल हो जाएंगे, और प्लूरल के हिसाब से दोनों के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैव। मेरे पिताजी अलग है, माताजी अलग है, तो दोनों प्लूरल हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, अब बताओ। तो प्लूरल के साथ ऐसे एस नहीं लगता, वांट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। अब इंपॉर्टेंट है टाइप 2। अभी तक जब तुम एक और एक को जोड़ते थे तो तुम क्या बनाते थे, प्लूरल। अब एक और एक जुड़ेंगे तो सिंगुलर बैठेंगे, क्योंकि उन दोनों का जो अर्थ है ना, उन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, एक ही अर्थ हो जाएगा, एक। कैसे होगा मैं बताता हूं, ठीक है। पहले इसको पढ़ लो। यदि दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग एंड कंजक्शन से जोड़कर किया जाए, लेकिन इसमें से एक ही वस्तु का बोध हो, तो इसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। दो को जोड़ेंगे लेकिन मीनिंग सेंस एक की आएगी, तब। कैसे, पहला एग्जांपल, स्लो एंड स्टडी। अब आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, स्लो अलग और स्टडी अलग, लेकिन इस पूरे का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है, ये पूरा मिलके सिंगुलर नाउन बनाएगा। इसका एक ही सेंस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इसका सेंस है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब है निरंतरता, कंटिन्यूटी। तो सिंगुलर है तो आंसर इसीलिए हो जाएगा विंस, विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पेपर में कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक पेयर आता है उसका मीनिंग सिंगुलर नहीं होता, वो प्लूरल होता है, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, कभी गड़बड़ कर दो। जैसे ये वाला क्वेश्चन याद रखना, टाइम एंड टाइड वाला, टाइम एंड टाइड। तो टाइम एंड टाइड देखो, समय अलग होता है, टाइड अलग होती है, तो ये पूरा अपने आप में प्लूरल नाउन बैठता है। कभी इसका एक अर्थ हो ही नहीं सकता। ये टाइड जो लहरें आती हैं समुद्र में, टाइम अलग चीज है, दोनों एक साथ किसी का इंतजार नहीं करते। तो अगर तुमसे पूछे कि वेट आएगा या वेट्स आएगा, तो मेरे भाई वेट आएगा, एस नहीं आएगा। ये प्लूरल है तो इसीलिए वेट आएगा। वेट फॉर नन, इसको अपने नोट में लिख लेना एग्जाम्पल। ना समय किसी का इंतजार करता है, ना टाइड किसी का इंतजार करता है। तो कई बच्चे स्लो एंड स्टडी में जैसे सिंगुलर लगाते हैं, यहां भी सिंगुलर लगा देते हैं, गलत, सरासर गलत, ठीक है। दीपक राजपूत, हाँ बेटा है। ब्रेड एंड बटर, अब ये जो ब्रेड एंड बटर है ना, यहां पर किस सेंस में यूज हो रहा है, फूड, भोजन की सेंस में। तो इसका मतलब ये कैसा माना जाएगा, सिंगुलर नहीं, अपहिल टास्क टू अर्न। तो कमाने की सेंस में इसका मतलब रोजी रोटी, इसका मतलब आजीविका, लाइवलीहुड, जो कि अपने आप में सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो ब्रेड एंड बटर के लिए आंसर हो जाएगा इज एन अपहिल टास्क। अपहिल टास्क कैसा होता है, कठिन कार्य, डिफिकल्ट टास्क। तो रोजी रोटी कमाना कैसा काम है आज के समय पे, बहुत कठिन काम है। पूरा का पूरा ही समझ में आ रहा है सर आज तो, चलो जी पूरा का पूरा ही आना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, देखो लॉ एंड ऑर्डर दो शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। योगी जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, कानून मेंटेन करो, इस दोनों का एक ही अर्थ होता है, कानून। तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। कास्ट एंड क्रीड, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, जातिवाद। तो आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है।
मेरा फ्रेंड, मेरा फिलोसफर और गाइड एक ही आदमी है, क्योंकि तीनों से पहले नहीं है। अगर तीनों से पहले एडजेक्टिव लग जाए, माय फ्रेंड, माय फिलोसफर, माय गाइड, तो तीन लोग होंगे। यहां भी एक ही बंदा है जो तीनों है उसका, वही उसका फ्रेंड है, वही फिलोसफर है और वही उसका गाइड है। तो अगर एक ही बंदा है तो सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज। हॉर्स एंड कैरिएज, घोड़ा तांगा, एक ही घोड़ा तांगा है। घोड़ा गाड़ी, कि भैया घोड़ा गाड़ी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज। फिश एंड चिप्स भोजन का नाम है, ये नहीं कि मछली अलग चिप्स अलग, क्योंकि उसने डिश कह दिया, डिश कह दिया तो भोजन का नाम, और नाम भोजन का तो सिंगुलर। सम एंड सबस्टांस का मतलब होता है सारांश, हिंदी में इसे कहते हैं सारांश, किसी भी चीज की समरी, इसको तुम समरी भी कह सकते हो, जिस्ट। ठीक है भाई, तो इसका मतलब सिंगुलर है ये, और सिंगुलर है तो इज आंसर आएगा। आगे बात समझ में? मैंने सारे पेयर लिख दिए हैं, इनसे पेपर में बाहर कभी जीवन में भी नहीं देगा तुम्हें। एब एंड फ्लो मतलब बहाव, किसका? फ्लो, टाइड्स का। तो सब्जेक्ट कैसा है ये? बहाव, सिंगुलर, तो बहाव के लिए इज नाउ कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब अब समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या है चीज है। द स्कीम एंड प्लान, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है योजना, तो इस बिजनेस की योजना इज। ऐसा कोई पेयर नहीं छोड़ा जो पेपर में ना आए। सर जो आप वो कैब अग्नि बैच में करा रहे हो, उन्हें आप संकल्प बैच में भी करा देना। मेरे मुन्ना, मैं कल की ये बात कह चुका हूं कि जो अग्नि बैच में वो कैब करा रहा हूं, उससे 4 वो कैब फालतू डाल के कराऊंगा। अब दिल फेंक के मार दो सारे के सारे, ठीक है? बस तुम इंतजार किया करो, तुमसे पहले मैंने सोचा होता है। यहां दो और दो मिलके क्या बना रहे हैं? 4, तो ये भी सिंगुलर ही होगा, मेक्स इसका आंसर होगा। बेनिफिट और एडवांटेज, इन दोनों का एक ही मतलब है, फायदा, क्योंकि बेनिफिट एडवांटेज एक ही तो चीज होती है। ठीक है जी, तो इसका फायदा क्या है? बहुत ज्यादा। इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज्यादा। लो, इतने पेयर, इतने तो लोग अपने पूरे सिलेबस में वो नहीं कराते, एग्जाम्पल जितने में एक एक टाइप में छोड़ा ही नहीं, कुछ खत्म कर दिया सब कुछ। योर परमिशन एंड अप्रूवल, इन दोनों का अर्थ है आज्ञा, आपकी आज्ञा। हिंदी में देख लेना थोड़ा गड़बड़, आज्ञा ऐसे ही लिखते हैं क्या, तो आंसर हो जाएगा इज। इंडिस्पेंसिबल वो कैब का मतलब क्या होता है? नेसेसरी, आवश्यक। अपने तन और मन दोनों चीज को लगा के पढ़ा रहा हूं ये बैच में आप लोग, ठीक है? प्लान एंड एजेंडा, दोनों का एक ही अर्थ है, योजना, योजना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैज। अनरेवल का मतलब है रिवील, डिस्क्लोज, उजागर करना, अभी तक नहीं हुआ है। फालतू वो कैब क्यों? अबे फालतू का मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी, फालतू का मतलब है थोड़ी एक्स्ट्रा डाल के, क्योंकि तुम्हारा लेवल थोड़ा सा अप है ना, तो थोड़ा और अच्छी डालूंगा उसमें। राइस एंड करी भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है भाई लोगों, लो जी, अब जो बचे कुचे पेयर हैं वो मैंने यहां पर सारे डाल दिए हैं, कुछ नहीं छोड़ा। तुम्हें क्या लग रहा था सिर्फ एग्जाम्पल में दूंगा? ये पकड़ो, बैग एंड बैगेज कभी भी आए, सिंगुलर, बोरिया बिस्तर। लॉन्ग एंड शॉर्ट, समरी, सारांश। एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र जिसे कहते हैं हम लोग, एज एंड एक्सपीरियंस, इसको हिंदी में कहते हैं एक्सपीरियंस, हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? नहीं नहीं, एक्सपीरियंस को हिंदी में, उसका एक्सपीरियंस काम आ रहा है, मतलब उसका, हट, अभ्यास नहीं, अभ्यास तो प्रैक्टिस होगा उसका, ये बताएंगे जरा, अनुभव। थोपड़े मारूंगा तेरे भी। हाँ, अभ्यास, अनुभव,
एज एंड एक्सपीरियंस को एक ही शब्द में अनुभव कहेंगे। ठीक है, क्राउन एंड ग्लोरी, इसको कहते हैं, इसका मीनिंग निकल के आता है सम्मान। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी, उसकी ईमानदारी, मतलब इन सब का एक ही मीनिंग आता है निकल के। ठीक है, तो ये सारे एक बार जब लिखोगे नोट्स में, जिसका मीनिंग नहीं आएगा समझ में उसको हिंदी में लिख दूंगा कल। ठीक है, एक बार सारे लिख लेना, कुछ नहीं छोड़ा, लो छोड़ा ही नहीं कुछ, सब निकाल के रख दिया। ठीक है, हार्ट एंड सोल, ये सारे कैसा आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल आइडिया, हेंस इसीलिए कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो बस यहां तक रखेंगे भाई, कल चलेंगे इससे आगे। अब तुम नोट्स बना लेना अच्छे से, फोटोकॉपी निकलवा लो, नोट्स बना लो, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा में लिखवाता हूँ ये सब ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जी आज तो टाइम का पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चलता जब मन से पढ़ते हैं तो। ठीक है भाई लोगों, तजुर्बा, हाँ तजुर्बा अनुभव एक ही बात है। सर वो कैब की वीडियो पहली वाली कब आएगी? मतलब पहली वाली जो अग्नि वाले में जो मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ उसको, वो वाली तो मैं दे दूंगा कल या परसों में। अभी तो मैं तुम्हें वो देने वाला हूँ जो स्टोरी 1 की 100 के बाद की बची हुई है, उसको देने वाला हूँ ताकि तुम रिवाइज कर लो, फिर जब वो वाली स्टार्ट करूँ तो उसमें डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है भाई लोगों, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद।